हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जिसमें हमने हमारी फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट को पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज पढ़ लिया है। भाषा का अर्थ और भाषा की प्रकृति, ये टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम इसी यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है लैंग्वेज यूजेस ऑरल एंड रिटन। लैंग्वेज यूजेस ऑरल एंड रिटन, भाषा का उपयोग मौखिक एवं लिखित। अर्थात हमारा जो टॉपिक है लैंग्वेज यूजेस, उसमें हमने दो प्रकार के रूपों को या दो प्रकार से भाषा का उपयोग पढ़ना है, ऑरल और रिटन। दोनों ही तरीके से भाषा का क्या उपयोग है, इस पे बात करनी है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा के दो रूपों को। हम सभी जानते हैं कि भाषा दो प्रकार की होती है, पहली मौखिक भाषा, दूसरी रिटन लैंग्वेज जो हमारी लिखित भाषा होती है। तो पहली ऑरल लैंग्वेज, दूसरी रिटन लैंग्वेज। तो आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं और जिसके अंतर्गत आज हम सबसे पहली भाषा मौखिक भाषा की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक पाई चार्ट बनाया है जिसमें देखिए आपको भाषा के सबसे पहले दो रूप दिखाई दे रहे हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब स्टूडेंट्स, इसके आगे आपको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बालक जो जन्म लेता है, बालक शैशवावस्था में बालक होता है, तो वो क्या पैदा होते ही भाषा को बोलने लग जाता है? तो आप आंसर देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। बालक के भाषा को सीखने का हम भी जब छोटे थे तो हमने भी भाषा को एक क्रम में सीखा है। अब वो भाषा कोई भी भाषा हो सकती है, ठीक है। पहले ही मैं फर्स्ट क्लास में क्लियर कर चुकी हूँ, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इस पेपर के अंदर केवल भाषा की बात होगी। भाषा मतलब कोई भी भाषा, वो अंग्रेजी भाषा नहीं है, वो केवल हिंदी भाषा नहीं है, वो केवल संस्कृत नहीं है या उर्दू, पंजाबी, गुजराती, ये नहीं। यहाँ पे भाषा मतलब कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज। तो जब बालक लैंग्वेज को सीखना प्रारंभ करता है या बालक में भाषा का विकास होता है, भाषिक विकास होता है, तो उसका एक क्रम होता है। वो क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये एक क्रम होता है। यहाँ पे मैं आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसीलिए आपको बता रही हूँ। पहले सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, ठीक है। ऐसे ही चलेगा ये क्रम। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। रीट जैसी थर्ड ग्रेड वैकेंसी के अंदर ये सीधा सा प्रश्न आता है, जहाँ पे आप भाषाओं का चयन करते हैं। कोई दो भाषाएं आपको लेनी होती हैं, 30-30 प्रश्न दोनों भाषाओं से आपने सॉल्व करने होते हैं। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है। इस पेपर को पढ़ने के बाद आप भी सेकेंड ईयर के बाद जब बीएड कंप्लीट करके फाइट करेंगे, तब आपको ये वहाँ पे भी काम आने वाला है। और वैसे तो आपको पता होना ही चाहिए, भाषा को सीखने का ये क्रम है, ये भाषाई कौशल कहलाते हैं। ये 4 कौशल हैं, ठीक है। ये भाषा को सीखने का क्रम है, ये भाषाई कौशल हैं। अगर इंग्लिश में बात करें, अगर अंग्रेजी भाषा को सीखने की बात करें, तो अंग्रेजी भाषा को भी ऐसे ही सीखा जाता है। कोई भी भाषा को ऐसे ही सीखा जाएगा, इसी क्रम में ही सीखा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो गया? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 कौशल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी भाषा को सीखने में। अगर कोई बच्चा इन
चार कौशलों में, इन 4 स्किल्स में, ये 4 स्किल्स में एकदम एक्सपर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब वो बालक उस भाषा को पूरी तरह से सीख चुका है। अब मैं आपको बात बताऊं, बच्चे आइल्स करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे आइल्स को बोलते हैं आइलेट्स, ठीक है। अब आप ये क्लियर कर लेना कि कौन सा वाला वर्ड सही है। तो बच्चे आइल्स जब करते हैं तो उसमें भी उनको ये 4 स्किल ही सिखाई जाती हैं, ये 4 कौशल ही सिखाए जाते हैं। किसी भी भाषा को आपने बच्चे को सिखाना है, बालक ने जैसे आइल्स करनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले उसे केवल और केवल ये प्रक्रिया कराई जाएगी, सुनने की प्रक्रिया। फिर उसके बाद वो स्पीकिंग स्टार्ट करेगा, फिर वो रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। इस तरह से अब आप ये बोलोगे कि रीडिंग राइटिंग इंग्लिश में तो उसको आती होगी, हाँ आती होगी, लेकिन उस स्तर की नहीं आती होगी। आइल्स के अंदर मेन जो आपका फोकस रहता है वो इन 2 स्किल्स पर रहता है, जो कि बेसिक स्किल है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, भाषा को सीखने का जो क्रम है वो हर जगह पर यही क्रम रहता है, ये बिल्कुल तय है। आप एक छोटा बच्चा है, स्टार्टिंग में उसको सुनता भी नहीं है, इसका प्रूफ क्या चीज़ है, वो बालक अगर सोया हुआ है, 1-2 दिन का बालक है, आप चेक कर लेना आपके घर में कोई छोटा बच्चा, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो इस चीज़ को, तो आप देखिएगा अगर वो छोटा बच्चा है, 1-2 दिन का, 5-7 दिन का, 1 महीने का बच्चा है, उसको शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिन के 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे सोता ही रहता है। ये चीज़ आपने देखी होगी, वो सिर्फ पूरे दिन में 3 से 4 घंटे ही जागता है, 18 से 20 घंटे वो सोता है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी शोर हो रहा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही ढोल बज रहे हों, चाहे कुछ भी हो उसके नामकरण पर, जैसे 11वें दिन मान ली उसका 21वें दिन नामकरण है, तो कितने ही ढोल नगाड़े बज रहे हों, घर में डीजे चल रहा हो, लेकिन वो बच्चा सोया हुआ होगा। रीजन, क्योंकि अभी उसकी सुनने की स्किल, ये पहली स्किल जो है वो भी डेवलप नहीं हुई है पूरी तरह से। अब यही चीज आप देखना, जब बच्चा 2.5, 3, 4 महीने का है और आप अगर घर में थोड़ा सा भी शोर करते हो तो वो बच्चा जाग जाता है, क्योंकि तब उसकी सबसे पहली स्किल डेवलप हो चुकी है, सुनना। अब उसको सुनने लग गया है, अब उसको सुनने लग गया है, तो अब उसका जो दूसरा स्टेप है बोलना, वो उसकी ओर जाएगा। अब सुनने के बाद ही बच्चे का बोलना स्टार्ट होता है। अब वो क्या करता है, ध्वनियों को सुन सकता है, तो आसपास जो भी शब्द उसके फैमिली के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं वो उनको सुनता जाता है, सुनता जाता है, सुनता जाता है। अब वो 6, 8, 10 महीने का जब होता है तो वो क्या करता है, कुछ वर्ड, कुछ पापा, मामा, बाबा, जो उसने सुने होते हैं उन्हीं में से ही कुछ वर्ड वो बोलना शुरू कर देता है। इस चीज़ से आप एग्री करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपने देखी होगी, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो एग्जाम्पल दिए हैं, आप उससे पूरी तरह से सहमत होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। उसके बाद अब सुनना बोलना तो पहले थोड़े 6, 8, 10 महीने में थोड़े से वर्ड बोलता है, फिर धीरे धीरे भाषा का विकास होता रहता है, जैसे जैसे सुनता जाता है वैसे वैसे सीखता जाता है, और इस तरह से जब वो बच्चा 2.5-3 साल का होता है वो प्रॉपर वे में बोलने लग जाता है, उसको बात समझ में आने लग जाती है, साथ में ही बोलने लग जाता है, सुनना भी हो गया और बोलना भी हो गया। अब उसको हम स्कूल में भेजते हैं, जब 3 साल का बच्चा हो जाता है, 3-4 साल का, तब उसे स्कूल भेजा जाता है। तो जब वो स्कूल जाता है तो आप एक चीज़ बताइए, क्या पहले उसको पढ़ाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, या फिर लिखना सिखाया जाता है? तो पहले हम उसको रीडिंग सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, फिर राइटिंग सिखाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्रम ना हमेशा ऐसे ही सीक्वेंस में चलता है, ये क्रम ऐसे ही रहेगा, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये ऐसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आप इसमें चेंज ला करके देख लो, बच्चे की प्रोग्रेस नहीं होगी। आपके बस का नहीं है कि आप उसको चेंज कर दो, नहीं, नेचुरल है ये सीक्वेंस, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे ये 4 स्किल है, यहाँ पे तो ये जो 4 स्किल हैं इनको भी हम बांट सकते हैं। अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने बताया कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है, तो मैंने ये सारा डिस्क्राइब कर दिया। अब इसका रिलेशन किस तरह से, इसका संबंध इससे है, इस पे आते हैं। देखिए
भाषा दो प्रकार की, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, अब ये जो मौखिक भाषा है इसकी बात करूं चाहे मैं लिखित भाषा की बात करूं, दोनों के ही दो पक्ष होते हैं। एक होता है ग्रहण पक्ष, दूसरा होता है अभिव्यक्ति पक्ष। ग्रहण पक्ष मतलब ग्रहण करना, लेना। ठीक है, अभिव्यक्ति करना मतलब एक्सप्रेस करना, आप इसको कह सकते हो देना। ठीक है, ग्रहण मतलब लेना किसी चीज को, अभिव्यक्ति मतलब अपने आप को अभिव्यक्त करना, मतलब सामने वाले को देना। देना क्या? अपने मन के विचार देना। तो ग्रहण पक्ष मौखिक भाषा के अंतर्गत ग्रहण पक्ष में सुनना, हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ध्वनियों को, भाषा को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। तो सुनना, सुनना इसमें आता है ग्रहण पक्ष में। अभिव्यक्ति पक्ष सुन करके बोलना, अभिव्यक्त करना, ये क्या है? बोलना। ठीक है, अभिव्यक्ति पक्ष में क्या आ गया? बोलना। इसी तरह से ग्रहण पक्ष में क्या आएगा? पढ़ना किसी चीज को। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप अपने आप से खुद से पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, पढ़ना। अभिव्यक्ति लिखना, लिख करके क्या करते हैं? अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है ना, एक मौखिक अभिव्यक्ति जो कि यहाँ पे की जाएगी बोलना के द्वारा, और एक होती है लिखित अभिव्यक्ति जिसमें हम लिख करके अपने विचारों और भावों को दूसरे तक पहुँचाते हैं, तो वो होती है आपकी लिखित अभिव्यक्ति। तो ये अभिव्यक्ति पक्ष में लिखना। ठीक है, तो भाषा के लैंग्वेज यूजेस ऑफ ओरल एंड रिटन में भाषा के दो रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर दोनों के ही दो पक्ष होते हैं, ग्रहण पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। ग्रहण पक्ष मौखिक भाषा में क्या है? सुनना। अभिव्यक्ति पक्ष क्या होगा? बोलना। इसी तरह से लिखित भाषा में ग्रहण पक्ष होगा पढ़ना और अभिव्यक्ति पक्ष होगा लिखना। और ये क्रम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं ये इससे ही तो आपको समझ में आई है कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए नीचे मौखिक भाषा के उद्देश्य लिखे हैं मैंने कि मौखिक भाषा क्या काम करती है, मौखिक भाषा का ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या रहते हैं, इसके उद्देश्य क्या रहते हैं, ये क्यों सिखाई जानी चाहिए बालक को। तो सबसे पहला उद्देश्य आपके सामने है, बालकों में स्वाभाविक रूप से बोलने की क्षमता उत्पन्न करना। बालकों में स्वाभाविक रूप से बोलने की क्षमता उत्पन्न करना। देखिए अगर हम बात करें इनकी, यहाँ पे मैंने ये बता दिया आपको, यहाँ पे ये समझा दिया, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बच्चा सबसे पहले भाषा के किस रूप के संपर्क में आता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मौखिक भाषा के संपर्क में आता है। ठीक है, मौखिक भाषा के संपर्क में बालक सबसे पहले आता है। तो मौखिक भाषा क्या करती है? बालक को स्वाभाविक रूप से बोलने की जो उसमें क्षमता उत्पन्न करना है, विकसित करना है, वो काम करती है। उसको इतना कैपेबल बनाती है कि वो क्या कर सके, अपनी अभिव्यक्ति कर सके। किसकी अभिव्यक्ति होती है भाषा के द्वारा? तो अपने विचारों की, अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सके। ये आप मीनिंग में पढ़ चुके हो। भाषा एक साधन है विचारों की या भावों की अभिव्यक्ति का। तो यहाँ पे पहला उद्देश्य रहता है मौखिक भाषा का कि ये क्या करती है, ये बालकों में स्वाभाविक रूप से बोलने की क्षमता को उत्पन्न करती है। बच्चा बोलना सीख जाता है, बच्चा अपने मन के विचार, अपने मन के भाव दूसरे के सामने रखना सीख जाता है। तो सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि इससे बालक स्वाभाविक रूप से सीखता है, बिना किसी दबाव के अपने आप ही सीख जाता है। एक छोटा बच्चा होता है, मैंने बोला हम उस पर नहीं भी वर्क करेंगे, अगर उसके वोकल कॉर्ड्स सही हैं, अगर उसका ध्वनि यंत्र सही है, अगर उसकी सुनने की क्षमता उसकी सही है, तो इसका मतलब क्या है, वो बालक नेचुरली अपने आप ही 8-10 महीने का होने पर, 1 साल का होने पर कुछ ना कुछ शब्द अपने आप ही बोलने लग जाएगा। अर्थात यहाँ भाषा की प्रकृति के अंतर्गत कौन सा पॉइंट काम कर रहा है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। बच्चा अपने आप ही अनुकरण कर लेगा, आवाजें सुन रहे हैं, सुन करके वो 8-10 महीने का, 1 साल होने पर अपने आप ही बोलने लग जाएगा, भले ही आपने उस पर कोई मेहनत नहीं करी। तो ये है स्वाभाविक रूप। तो मौखिक भाषा का पहला उद्देश्य ये रहता है कि ये बालक को स्वाभाविक रूप से बोलने की क्षमता उसमें उत्पन्न कर देती है।
ठीक है। फिर देखिए दूसरा उद्देश्य क्या रहता है मौखिक भाषा का, विचारों को प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत करना। प्रभावोत्पादक मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करना। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक बहुत ही प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे ना मैं अंतर आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप कंपैरिजन करके देख लो किसका ज्यादा इंप्रेशन पड़ रहा है आप पे। एक तो मैं ये वीडियो ऑन कर देती, मैं आपको दिखती ही नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं रही होती और ये आपको दिख रहा होता, आप नोट डाउन कर लेते। और एक मैं आपको यहाँ पे अपने भाव बता रही हूँ, अपने विचार बता रही हूँ, इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो क्या इस तरीके से आप अच्छे से सीख पा रहे हो या फिर केवल और केवल इसको देख करके सीख पाते? तो मौखिक भाषा क्या करती है, मौखिक भाषा प्रभावपूर्ण तरीके से, प्रभावपूर्ण ढंग से हमारे प्रस्तुतिकरण को बढ़ावा देती है। हम अपनी बात को बहुत ही सॉलिड तरीके से सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। जो मुझे लगता है, जो एग्जाम्पल मैंने देने हैं इनके अंतर्गत मैं दे पा रही हूँ, किस रीजन से, किस तरीके से, केवल और केवल मौखिक भाषा के माध्यम से ही। ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा उद्देश्य रहता है मौखिक भाषा का, मौखिक भाषा क्या करती है, हम अपने विचारों को मौखिक भाषा के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से सामने वाले पर प्रकट कर सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं, उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये हो गया मौखिक भाषा का दूसरा उद्देश्य। अब बढ़ते हैं मौखिक भाषा के तीसरे उद्देश्य की ओर, वार्तालाप तथा भाषण आदि में दक्षता लाना। ये भी मौखिक भाषा का एक उद्देश्य रहता है कि ये वार्तालाप, वार्तालाप क्या होता है, बातचीत। बातचीत हम पूरे दिन में कितनी बातें करते हैं, है ना। तो बातचीत के अंदर या फिर भाषण आदि के अंदर, अब भाषण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल एक व्यक्ति बोलता है, सारे लोग वो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, उसकी हाँ में मुंडी हिलाने लगते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो क्षमता क्या है उस अंदर, उसके भाषण के अंदर, तो जो बोलने वाला है वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी मौखिक भाषा का प्रयोग करता है कि जो लोग सुनने वाले हैं वो मजबूर हो जाते हैं उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए। तो इतनी कैपेबिलिटी उस व्यक्ति में कैसे आई, भाषण देने वाले में, उस लीडर में कैसे आई, उस नेता में कैसे आई, वो आई मौखिक भाषा की वजह से। ये क्षमता उसमें कौन लेके आया, भाषा का कौन सा रूप लेकर के आया, तो वो लेकर के आया मौखिक भाषा। ठीक है। तो यहाँ पे वार्तालाप यानी बातचीत करने के लिए सामने वाले से या फिर भाषण आदि में उसको दक्ष बनाने में भी कौन सी भाषा प्रयोग में ली जाती है, तो वो भाषा होती है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि ये वार्तालाप और भाषण में दक्षता लाना चाहती है। उसके बाद देखिए शिष्टतापूर्ण व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। शिष्टतापूर्ण मतलब शिष्टता यानी अच्छा व्यवहार करना किसी के साथ। शिष्ट का मतलब होता है एकदम सही व्यवहार, अभद्रता नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसमें, ऐसे व्यवहार को हम कहते हैं शिष्टतापूर्ण व्यवहार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें शिष्टतापूर्ण व्यवहार की, तो पूरे दिन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन सी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो आपका उत्तर होगा मौखिक भाषा का। हम सारा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, किसी न किसी से बातचीत करते रहते हैं, ठीक है, एडवाइस देते रहते हैं, लेते रहते हैं, या फिर फालतू में भी ऐसे भी बातें करते हैं, बिना काम की भी बातें करते हैं, हम चुप नहीं रहते हैं। और कुछ लोगों का तो मन फिर भी नहीं भरता है, कुछ लोग अपने आप से भी बातें करते हैं, ठीक है। और इसके साथ फिर भी जो है कह सकते हैं कि मन नहीं भरता बातें कर करके खुद से भी, तब वो क्या करते हैं, रात को नींद में बात कर रहे होते हैं। देखा है ना आपने ये सीन। तो यहाँ पे देखिए ये मौखिक भाषा जिसको हम सारे दिन में यूज करते हैं, तो ये मौखिक भाषा ही है जो हमें रिस्पेक्टफुली दूसरों से बात करना सिखाती है, ठीक है। तो शिष्टतापूर्ण व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना कि सामने वाला कैसा है, सामने वाला हमसे बड़ा है, हमने उससे किस तरीके से बात करनी है, सबसे ही अच्छे तरीके से बात करनी होती है वैसे तो, लेकिन सामने वाला अगर हमसे उम्र में बड़ा है तो हम कैसे
उनकी रिस्पेक्ट करें या उनसे रिस्पेक्टफुली वर्ड्स में बात करें, ये सब सिखाना मौखिक भाषा का उद्देश्य ही होता है। ये सब किसमें सिखाया जाता है? आपके पेरेंट्स जब आप छोटे थे आपको सिखाया होगा ना कि कैसे बात करनी है, ये सब कुछ उन्होंने आपको मौखिक भाषा में ही सिखाया है। और एक टीचर की बात करें तो वो अपने स्टूडेंट को भी मौखिक भाषा के थ्रू ही ये शिष्टतापूर्ण व्यवहार सिखाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना। अब आप अगर बोलेंगे ही नहीं, मौखिक भाषा होगी ही नहीं, तो आपका उच्चारण भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। बहुत सारे वर्ड्स को बच्चे गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत उनका उच्चारण करते हैं। उसको सही करने में कौन सी भाषा हेल्प करती है, या ऐसा ही करना किस भाषा का काम है? मौखिक भाषा का। तो मौखिक भाषा का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि ये बच्चे की जो गलतियां होती हैं उच्चारण से संबंधित, उनको सही करती है, उनको उसके उच्चारण को शुद्ध करती हैं। ठीक है, तो ये भी इसके अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद देखिए, शब्दों को उचित स्थान तथा उचित समय के अनुसार प्रयोग करना सिखाना। ये इसका लास्ट उद्देश्य है, शब्दों को उचित स्थान तथा उचित समय के अनुसार प्रयोग करना सिखाना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, हम सारे दिन में मौखिक भाषा का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ये बात हमने अभी भी जान ली है। तो यहाँ पे किन शब्दों का प्रयोग कहाँ पे कैसे करना है, ये भी मौखिक भाषा ही सिखाती है। उचित स्थान पर तथा उचित समय पर सही शब्द होने चाहिए। पहले तो शब्द सही होने चाहिए, फिर उन शब्दों को हमने सही स्थान पर सही तरीके से सामने वाले पर प्रकट करना है। ये चीज़ें भी हमने कौन लेकर के आता है, या हमें कौन सी भाषा सिखाती है? तो मौखिक भाषा ही सिखाती है। तो मौखिक भाषा का एक उद्देश्य है शब्दों का सही स्थान पर सही समय पर उचित रूप में कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए, ये सिखाना भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हैं मौखिक भाषा के उद्देश्य। भाषा दो रूप की, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा को सीखने का क्रम ये रहा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मौखिक भाषा और लिखित भाषा के दो पक्ष होते हैं, दोनों के ही ग्रहण पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष। मौखिक भाषा में ग्रहण पक्ष में सुनना, अभिव्यक्ति पक्ष में बोलना। लिखित भाषा में ग्रहण पक्ष में पढ़ना, अभिव्यक्ति पक्ष में लिखना। ठीक है, अब मौखिक भाषा के उद्देश्यों की बात की हमने, तो बालकों में स्वाभाविक रूप से बोलने की क्षमता उत्पन्न करना, विचारों को प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत करना, वार्तालाप तथा भाषण आदि में दक्षता लाना, शिष्टतापूर्ण व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना, शब्दों को उचित स्थान तथा उचित समय के अनुसार प्रयोग करना सिखाना। ठीक है, ये हो गए हैं भाषा के प्रयोग के अंतर्गत मौखिक भाषा की शुरुआत हो गई है। तो यूनिट फर्स्ट में जहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे लिखा है मीनिंग, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, और फिर लैंग्वेज यूजेस ओरल एंड रिटन। तो इसके अंतर्गत हमने मीनिंग एंड नेचर तो पहले ही पढ़ लिया, और आज हमने जो लैंग्वेज यूजेस ओरल एंड रिटन ये टॉपिक स्टार्ट किया है, जो यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट पॉइंट में ही दिया हुआ है। तो उसके अंतर्गत हमने दो भाषाएं पढ़नी थी, दो प्रयोग पढ़ने थे, दो उपयोग पढ़ने थे भाषा के, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, जिसके अंतर्गत हमने आज की क्लास में इस मौखिक भाषा के बारे में जानकारी लेना प्रारंभ कर दिया है। मौखिक भाषा के उद्देश्य हमने पढ़ लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी हम मौखिक भाषा का महत्व पढ़ेंगे, और किस तरह से कोई भी शिक्षक है वो अपने स्टूडेंट्स में मौखिक भाषा को डेवलप किस तरह से कर सकता है, या उनको मौखिक भाषा में दक्ष कैसे बनाया जा सकता है, किन किन विधियों का प्रयोग, किन किन टेक्निक्स का प्रयोग कर सकता है वो शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को मौखिक भाषा में, ओरल लैंग्वेज में दक्ष बनाने में, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद जब मौखिक भाषा कंप्लीट हो जाएगी तब हम पढ़ेंगे ऐसे ही सब कुछ रिटन लैंग्वेज के बारे में, लिखित भाषा के बारे में।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने इतना ही पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आपको जो भी सब कुछ बताया गया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नाउ गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।